वेलकम स्टूडेंट्स। हम ब्लड पढ़ रहे हैं। अब तक हमने प्लाज्मा पढ़ लिया है और हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में शुरुआत कर चुके हैं। 3 तरह के फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। अब तक हम डब्ल्यूबीसीज के बारे में बात कर चुके हैं। डब्ल्यूबीसीज जो होते हैं वो 2 तरह के हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स। और पिछले हमारे जो 1 और 2 लेक्चर्स रहे हैं उनमें हम ए ग्रेन्युलोसाइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। पर्टिकुलरली वी टॉक्ड अबाउट लिम्फोसाइट्स। 2 तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। और जैसा कि आपने देखा कि जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करते हैं। दे प्रोवाइड अस ह्यूमोरल इम्यूनिटी और दे फाइट अगेंस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस। ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो इंट्रा सेलुलर पैथोजेंस जो पर्टिकुलरली वायरसेस होते हैं उनके अगेंस्ट फाइट करते हैं और हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। बच्चों, हमारा डब्ल्यूबीसीज वाला पार्ट कंप्लीट होता है और अब हम आगे बात करते हैं आरबीसीज के बारे में। रेड ब्लड कॉर्पसल्स, इन्हें बच्चों हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं और शॉर्ट में हम इन्हें आरबीसी कहते हैं। बुक में भी पॉसिबल रेड ब्लड सेल्स लिखा हुआ हो तो कोई बात नहीं, हमें बहुत बड़ा इशू नहीं बनाना है। रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स चलेगा। वैसे मोर करेक्ट जो है हम कॉर्पसल्स कहें, क्योंकि पर्टिकुलरली इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है और सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं और इस कारण हम इन्हें कंप्लीट सेल नहीं मानते हैं। एंड देयरफॉर यूजुअली वी कॉल देम रेड ब्लड कॉर्पसल्स। बट इट्स ओके इफ़ इट इज़ समवेयर रिटन रेड ब्लड सेल्स, तो हमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है और परेशान भी नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। हम पर्टिकुलरली बात करेंगे ह्यूमन आरबीसीज और मेमेलियन आरबीसीज के बारे में। जैसा कि आपको पहले से पता है कि जो मेमेलियन आरबीसीज होते हैं उनका शेप इस तरह का होता है, यानी कि दे आर बाइकॉनकेव आरबीसीज होते हैं। ये बाइकॉनकेव का मतलब ये जो अपर सरफेस है ये भी कॉनकेव होती है और ये जो लोअर सरफेस है इनकी ये भी कॉनकेव होती है। दोनों तरफ से इनकी सरफेस कॉनकेव होती है एंड देयरफॉर वी आर कॉलिंग देम बाइकॉनकेव। और दूसरा इनका जो शेप होता है वो सर्कुलर होता है, यानी कि डिस्क शेप इनका इस तरह का शेप होता है, सर्कुलर या डिस्क शेप्ड हम कह सकते हैं। क्योंकि ऑन द अदर हैंड जो दूसरी तरह के आरबीसीज हैं ऑपोजिट बाकी जो वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं वो ओवल आरबीसीज होते हैं। एंड इन कॉन्ट्रास्ट टू दोज ओवल आरबीसीज, मेमिलियन आरबीसीज आर बाइकॉनकेव, डिस्क शेप और सर्कुलर होते हैं। फाइन, इनमें न्यूक्लियस और जो दूसरे सेल ऑर्गेनेल हैं वो एब्सेंट होते हैं, तो वी कैन से दैट मेमिलियन आरबीसीज आर नॉन न्यूक्लिएटेड। सो लेट मी राइट इट हियर, नॉन न्यूक्लिएटेड आरबीसीज होते हैं। इज़ दैट क्लियर? मेरे पास एक फ़ोटोग्राफ है आरबीसी का, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली आरबीसीज कैसे दिखते हैं। सो यू कैन सी हियर, ये हमारे पास एक आरबीसीज हैं, कई सारे फोटोग्राफ हैं। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल इस तरह से डिस्क शेप है और इनकी जो दोनों सरफेस है उनमें डिप्रेशंस होते हैं, यानी कि दोनों सरफेसेस जो हैं वो कॉनकेव होती हैं। देयरफॉर वी आर कॉलिंग देम बाई कॉनकेव। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज बच्चों, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि, और आया हुआ क्वेश्चन है डेफिनेटली, कि ये बाई कॉनकेव क्यों होते हैं, दोनों सरफेस इनकी कॉनकेव क्या होती है, इसका क्या एडवांटेज है। तो एडवांटेज मैं आपको बता देता हूँ, इससे जो गैसेस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया है वो ज़्यादा मिलता है, तो ज़्यादा ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो सकती है, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इनमें से बाहर निकल सकती। ओवरऑल आरबीसी का जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है बाइकॉनकेव होने से। अगर आरबीसी का शेप ऐसा रहेगा यानी कि ओवल शेप होगा, तो ओवल शेप आरबीसीज में जो सरफेस एरिया है वो कंपैरेटिवली कम होता है। बाइकॉनकेव होंगे, फ्लैट होंगे, और फ्लैट न सिर्फ फ्लैट होंगे बल्कि दोनों तरफ अगर डिप्रेशंस होंगे तो जो सरफेस एरिया है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। तो बाइकॉनकेव होने का एडवांटेज ये है दैट देयर इज मोर सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज। फाइन। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाई दे डोंट हैव न्यूक्लियस और अदर सेल ऑर्गेनेल्स, वो क्यों नहीं होते हैं उनमें। तो इसका जवाब फिर हम ये देंगे कि न्यूक्लियस और दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होने से उनमें काफ़ी सारा स्पेस क्रिएट हो जाता है और उस स्पेस में हीमोग्लोबिन को एकोमोडेट किया जा सकता है। तो नॉन न्यूक्लिएटेड और दूसरे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके नहीं होने का यही एडवांटेज है। लेट मी राइट हियर, so this is what I have written here that due to absence of nucleus more hemoglobin can be accommodated, यानी कि ज़्यादा हीमोग्लोबिन इन आरबीसीज में भरा जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, क्योंकि अगर दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स आरबीसी में प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा, तो ज़्यादा हीमोग्लोबिन उसके अंदर फिर नहीं प्रेजेंट हो सकता है। ध्यान रखें, हमारे पास एक एक्सेप्शन है यहाँ पर कि जो सभी मैमल्स में इसी तरह के आरबीसी हैं, पर जो कैमिलाइडी फैमिली के मेंबर्स हैं, पर्टिकुलरली यहाँ हम याद रखेंगे कैमल और लामा जो होते हैं उनके आरबीसीज जो हैं वो ओवल आरबीसीज हैं। तो ये आप ध्यान रखें,
एक एक्सेप्शन होता है, कैमल और लामा के जो आरबीसीज हैं वो ओवल शेप होते हैं। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं आरबीसी का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। एक बार देखें कि हमारे जो आरबीसीज हैं उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। तो हम एक डायग्राम बना लेते हैं आरबीसी का बड़ा सा, और लेट्स टॉक अबाउट देयर प्रॉपर्टीज़। ओके, सो हियर वी हैव ए रफ डायग्राम ऑफ आरबीसीज, और हम अब इन आरबीसीज की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। बच्चों, मैं सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आरबीसीज की बताना चाहूँगा वो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड है। आप देखिए, ये जो हमें इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसकी एक खास बात है बच्चों, और वो खास बात ये है कि ये कुछ आयन्स के लिए परमेबल है, पर्टिकुलरली नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स के लिए, यानी कि ये क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयन्स के लिए परमेबल होती है, लेकिन ये जो कैटायंस होते हैं, पोटेशियम आयन्स और सोडियम आयन्स होते हैं, उनके लिए इम्परमिएबल होती है। वो ऐसी कोई भी जो मेम्ब्रेन होती है जो डिफरेंशियली परमेबल होती है फॉर सर्टेन स्पेसिफिक आयन्स एंड विच इज़ इम्परमिएबल फॉर अदर आयन्स। तो ऐसे में क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर और बाहर की ओर आयन्स का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने लगता है। ओके, और बिकॉज ऑफ दैट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयन, मेम्ब्रेन के अक्रॉस एक चार्ज भी जनरेट हो जाता है। करेक्ट? तो ऐसी कोई भी मेम्ब्रेन होती है उन्हें हम डोनन्स मेम्ब्रेन कहते हैं, क्योंकि ये जो फिनोमिना है ये डोनन नाम के एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। केमिस्ट्री में आप डोनन्स इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे, मैं केमिकल डिटेल्स में बहुत अभी ज़्यादा नहीं जाऊँगा। सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो मैं उसके बारे में यहाँ लिख देता हूँ, दैट द मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, it behave like a Donan's membrane. Why it is behaving like a Donan's membrane? Because it is permeable for negatively charged ions like chloride and bicarbonate ions, where it is impermeable for other ions like positively charged जो cations होते हैं उनके लिए impermeable है, and therefore it is working as a or serving as a Donan's membrane. So let me write here. So this is our statement. The plasma membrane behave like a Donan's membrane. तो ये याद रखेंगे आप, बिकॉज इट इज़ परमिएबल फॉर नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स लाइक क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। ये दो आपको ध्यान रखना है, बड़े ही इंपॉर्टेंट है। आगे जाकर जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करेंगे, तब ये एक इन दोनों आयन्स के बारे में वहाँ रेफरेंस आएगा, इनका आप अच्छे से याद रखें। एंड इट इज़ इम्परमिएबल फॉर कैटायंस। और इसका रिजल्ट क्या होगा अगर कोई मेम्ब्रेन इस तरह से बिहेव करेगी? तो इसका जो ऑब्वियस रिजल्ट ये होगा कि जो मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर की ओर चार्ज जनरेट हो जाएंगे। ये फिर हम इनके बारे में और बाद में बात करेंगे, अभी इतनी ज़्यादा हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन बनता है सिंपल सा कि इस तरह की मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे? डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रही है तो डोनन्स मेम्ब्रेन। और ये याद रखें कि ये किसके लिए परमेबल है? तो ये क्लोराइड आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस के लिए परमेबल होती है। ओके बच्चों, आगे हम बात करते हैं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है जो इनके साइटोस्केलेटन से रिलेटेड है, और उसे हम डिस्कस करें। बच्चों, ऐसा है कि आरबीसी का अगर आप शेप देखें तो जैसा अभी आपने देखा कि बाइकॉनकेव शेप होता है। किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी सेल को अगर अपना शेप मेंटेन करना होता है तो उसे स्केलेटल सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। जिस तरह से इवन ह्यूमन बॉडी है या कोई भी दूसरा एनिमल ले लें, उसे अगर अपना शेप मेंटेन करना है तो उसे डेफिनेटली एक स्केलेटल सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी। सिमिलरली जो सेल्स होती है उन्हें भी अपना शेप मेंटेन करने के लिए एक स्केलेटल सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, और वो जो स्केलेटन होता है सेल्स का वो प्रोटीन्स से बना हुआ होता है, और उसे हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। प्रोबेबली आपने सेल बायोलॉजी में या बॉटनी में या कहीं पढ़ा होगा, साइटोस्केलेटन के बारे में सुना होगा। 3 तरह के साइटोस्केलेटल एलिमेंट होते हैं, माइक्रोफिलामेंट जो एक्टिन के बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल जो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, और कई सारे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। फाइन, यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आरबीसी में भी एक स्पेशल साइटोस्केलेटन होता है जिससे आरबीसीज अपना शेप मेंटेन कर पाती है। हम उस साइटोस्केलेटन की पूरी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है और उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि आरबीसी के साइटोस्केलेटन में कौन कौन सी प्रोटीन होती, कौन सी 2 इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती जो नाम कभी पूछा जा सकता है। तो मैं यहाँ बता देता हूँ कि इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ग्लाइकोफोरिन नाम की एक प्रोटीन होती है, ग्लाइकोफोरिन। ओके, और ये ग्लाइकोफोरिन प्रोटीन जो है वो अंदर की ओर अपनी इस साइटोप्लाज्म वाला जो इसका पोर्शन है वहाँ पर कुछ स्पेशल प्रोटीन से जुड़ी रहती है, और उन स्पेशल प्रोटीन्स को हम स्पेक्ट्रिन प्रोटीन कहते हैं। दैट्स इट। ये एक क्वेश्चन बनता है कि विच आर द इम्पोर्टेंट साइटोस्केलेटन प्रोटीन इन द
इन द आरबीसीज, जो उसके शेप को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऑफ कोर्स माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, एक्टिन के जो फिलामेंट्स होंगे वो सब होंगे ही होंगे, वो प्रेजेंट है, वो यहाँ पर भी होंगे, लेकिन मैंने उनको यहाँ होते हैं, इस जगह पर प्रेजेंट होते हैं। मैंने अभी उनका डायग्राम नहीं बनाया क्योंकि वो तो सभी सेल्स में कॉमन होते हैं। आरबीसीज में जो पर्टिकुलरली साइटोस्केलेटन प्रोटीन है उनके नाम आपको यहाँ याद रखने हैं। तो एक ग्लाइकोफोरिन प्रोटीन हो जाएगी जो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंटीग्रेटेड रहती है, एम्बेडेड है, और एक स्पेक्ट्रिन प्रोटीन है जो अंदर की ओर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की ओर साइटोसोल में प्रेजेंट रहती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बोथ दीज आर साइटोस्केलेटन प्रोटीन। तो एक ये क्वेश्चन और हमारा बनता है, साइटोस्केलेटन प्रोटीन, इंपॉर्टेंट साइटोस्केलेटन प्रोटीन कौन सी है? तो आप उनके दो नाम लेंगे, एक ग्लाइकोफोरिन हो जाएगा और दूसरा स्पेक्ट्रिन हो जाएगा। सो दीज आर द 2 पॉइंट्स। पहला पॉइंट हमने इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी, डोनर मेम्ब्रेन, और दूसरा इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइटोस्केलेटन प्रोटीन होती है उसके बारे में बात करी। अब तीसरा पॉइंट जो हम आरबीसी के बारे में डिस्कस करेंगे वो बच्चों इसके सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आरबीसीज में किसी भी तरह का सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। लाइक इनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा लाइक गोल्जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑल अदर सेल ऑर्गेनेल्स सभी इनमें एब्सेंट होते हैं। ऑल अदर सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। तो बच्चों ठीक है, एब्सेंट हैं, कोई बात नहीं। क्यों एब्सेंट है? हमें पता है कि इनके अंदर हीमोग्लोबिन भरना है, तो उस हीमोग्लोबिन के लिए हमें स्पेस क्रिएट करना है, एंड नो सच सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। एक बात ध्यान रखें यहाँ पर कि शुरू में जो इमेच्योर आरबीसीज होते हैं, जब आरबीसी बनना शुरू होता है उस समय उस आरबीसीज में सभी तरह के सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी वगैरह, ऑल सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उनमें हीमोग्लोबिन बनने लगता है, हीमोग्लोबिन डिपॉजिट होने लगता है आरबीसी में, वैसे वैसे ये सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं और फाइनली न्यूक्लियस का एक्सट्रूजन करते हैं, उसको निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है। आरबीसी वो डिजनरेट होते होते सेल के बाहर ही फेंक दिया जाएगा। ओके, एनीवे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी हमारा यहाँ पर ये है बच्चों कि जो आरबीसीज होते हैं उनका एवरेज लाइफ स्पान 120 डेज़ का होता है। यानी कि जो वो बोन मैरो में से बन के ब्लड में आएगी तो ब्लड में आने के बाद भी वो 120 दिन तक जिंदा रहती है, और मीनवाइल उनको एटीपी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि जो एटीपी का प्रोडक्शन होता है वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन के थ्रू होता है, और इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं, तो ऐसे में ये एटीपी का प्रोडक्शन कैसे करेंगे? तो बच्चों आप आगे जाकर कहीं पर भी रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन से मेरा मतलब यहाँ पर मैं सेलुलर रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूँ। सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कि जो सेल्स के अंदर जो हम सांस लेते हैं ना, रेस्पिरेशन का ब्रीदिंग से आप अभी कंफ्यूज मत होना। ब्रीदिंग अलग चीज़ है। ब्रीदिंग में जब हम ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू सेल्स तक पहुंचती है, और सेल्स में वो ऑक्सीजन फूड के ऑक्सीडेशन में काम आएगी, लाइक ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करने में काम आएगी। तो जब वो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है ना बच्चों, उसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। और मैं अभी जो बात कर रहा हूँ वो सेलुलर रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूँ। ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक इसमें ग्लाइकोलाइसिस होता है, अभी आपने नहीं पढ़ा है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। और दूसरा इसमें एक और साइकिल होता है जिसे हम क्रेब साइकिल कहते हैं। तो जो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल होता है उससे अप्रोक्सीमेटली 36 एटीपी बनते हैं। उन 36 एटीपी में से जो मैक्सिमम एटीपीज बनेंगे वो क्रेब साइकिल में बनेंगे, और समथिंग 2 एटीपीज जो हैं वो ग्लाइकोलाइसिस में बनते हैं। ओके, ये जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है बच्चों, इसकी एक खास बात होती है कि इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, नो ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड। और ये होती कहाँ है, ये ग्लाइकोलाइसिस वाला प्रोसेस कहाँ होता है? तो ये सेल का ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो साइटोसोल कहते हैं हम इसको, इस साइटोसोल वाले पार्ट में ग्लाइकोलाइसिस होता है। ओके, तो आरबीसीज में जो ग्लाइकोलाइसिस होगा वो आराम से चलेगा, और उस ग्लाइकोलाइसिस से ये अपने ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करेंगे और उससे एटीपी का प्रोडक्शन होगा। कहाँ हो रहा है ये प्रोसेस? मैं लिख देता हूँ, द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन साइटोसोल। फाइन। ऑन द अदर हैंड जो क्रेब साइकिल होता है, ये जो प्रोसेस होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। तो अब क्योंकि आरबीसीज में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इसका मतलब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा जो यही वही जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि आपसे पूछेंगे कि आरबीसीज में एटीपी का प्रोडक्शन कौन से मेथड से होगा। तो हम कहेंगे कि आरबीसीज में एटीपी का जो प्रोडक्शन होगा वो ग्लाइकोलाइसिस से होगा, इनमें क्रेब साइकिल से एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, इनमें ग्लूकोज से कम एटीपी बनेंगे क्योंकि इनमें क्रेब साइकिल चल ही नहीं रहा है, तो दे विल गेट ओनली 2 एटीपीज, बट दैट 2 एटीपीज आर सफिशिएंट इनफ फॉर द आरबीसीज, क्योंकि आरबीसीज मेटाबॉलिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव
एक्टिव सेल्स नहीं होती है, उनकी एटीपी की नीड कम होती है, उनकी एटीपी की रिक्वायरमेंट भी कम होती है, तो उनमें सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस चलेगा। और क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में ये देखिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो बेसिकली वी कैन से कि आरबीसीज में सिर्फ एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ओनली एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये जो प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस, ये बेसिकली एक एनारोबिक प्रोसेस है। फाइन। ऑन द अदर हैंड जो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल चलता है, इसमें ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है बच्चों। फाइन। और वो एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाया जाता है। पर्टिकुलरली हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, हमारे आरबीसीज में ये वाला जो प्रोसेस होगा, क्रेब साइकिल वाला प्रोसेस, ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। आरबीसीज का काम हो जाएगा, उनको जो एटीपी की रिक्वायरमेंट है, जो कम एटीपी की रिक्वायरमेंट है, वो ग्लाइकोलाइसिस से मिल जाएगी। इज़ दैट क्लियर? तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कितना मज़ेदार है, आप ज़रा सोचिए, आरबीसीज, इनमें हीमोग्लोबिन होता है, और उस हीमोग्लोबिन की हेल्प से बॉडी की जितनी भी सेल्स है उनको ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है। यानी आरबीसी पूरी बॉडी की जितनी भी सेल्स है उनको ऑक्सीजन की सप्लाई करती है, पर आरबीसी में खुद में उनके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता है, बल्कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ओके, जो सीधा आयरनी। और इस तरह से ये आप इसमें ध्यान रखेंगे कि सभी सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट होते हैं, और पर माइटोकॉन्ड्रिया की एब्सेंट से एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि फिर एटीपी का प्रोडक्शन कैसे करेंगे। 120 दिन तक जिंदा रहना है, तो 120 दिन तक जिंदा रहने के लिए दे डिपेंड अपॉन एनएरोबिक रेस्पिरेशन, दे डिपेंड अपॉन ग्लाइकोलाइसिस। ओके, तो ये हमने एक तीसरा पॉइंट पढ़ा। एक बार रिवाइज करूं, 3 पॉइंट अब तक हम आरबीसीज की प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डोनेंस मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है, नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस के लिए ये परमिएबल होती है, लाइक क्लोराइड और बाइकार्बोनेट के लिए। इसके साइटोस्केलेटन में 2 इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती है, एक का नाम ग्लाइकोफोरिन है और दूसरे का नाम स्पेक्ट्रिन है। और तीसरा पॉइंट जो हमने डिस्कस किया है सो फार वो ये है बच्चों कि इनमें सभी सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, इंक्लूडिंग माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया की एब्सेंस से जो एटीपी का प्रोडक्शन करना होता है, दैट एटीपी इज प्रोड्यूस्ड बाय मींस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड नॉट बाय क्रेब साइकिल। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ आरबीसीज, और वो ये है बच्चों कि ये जो आरबीसीज होते हैं, आपको इनके अंदर एक एंजाइम दिखाई देगा। आरबीसी का जो ये साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में आपको एक एंजाइम दिखाई देता है, और इस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये एक अगेन इम्पोर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। ओके, ये ध्यान रखें कि जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, ये एंजाइम सिर्फ आरबीसी में होता है, बट देन रिमेंबर कि इस एंजाइम की थोड़ी सी क्वांटिटी भूलना नहीं है आपको। द लिटिल क्वांटिटी ऑफ द एंजाइम इज ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा, बट द मेजोरिटी ऑफ द एंजाइम इज प्रेजेंट इनसाइड द आरबीसी। ओके, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान रखें। एंजाइम एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज प्रेजेंट इन आरबीसीज ओनली, प्लाज्मा ओनली, बोथ। तो अगर बोथ कर दिया जाए तो बोथ करना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी इसकी आरबीसीज के अंदर है, लेकिन थोड़ी सी एंजाइम की क्वांटिटी बाहर प्लाज्मा में भी होती है। ओके, अगर प्लाज्मा ऑप्शन नहीं है तो फिर तो हमारे लिए वेल एंड गुड, हम ये बता देंगे कि ये जो एंजाइम है ये आरबीसीज में प्रेजेंट होता है। ओके, ये एंजाइम करता क्या है बच्चों आरबीसी में? एक बड़ी सिंपल सी रिएक्शन को ये कैटेलाइज करता है, CO2 प्लस H2O की रिएक्शन करवाता है ये, और CO2 प्लस H2O की रिएक्शन से एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है H2CO3। इस कंपाउंड को हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं। तो रिएक्शन बड़ी ही सिंपल है, कार्बोनिक एसिड बनता है। ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो मैं दोनों तरफ एरो लगा रहा हूँ। ये CO2 प्लस H2O की रिएक्शन से एक कार्बोनिक एसिड बनता है। दोनों इसके जो रिएक्टेंट है CO2 और H2O बड़े ही कॉमन रिएक्टेंट है। H2O हमारे सब जगह प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो प्रेजेंट एवरीवेयर। अब आप जरा सोचिए कि हमारी जितनी भी वाटर बॉडीज़ है, ये जो हमारी लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स और ओशियन जो है, उसमें खूब सारा पानी है, और हमारे इस एटमॉस्फेयर में खूब सारा कार्बन डाइऑक्साइड है। बट इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों मॉलिक्यूल जो हैं वो काफ़ी स्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं, और आसानी से ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। तो इस रिएक्शन को कराने के लिए हमारी बॉडी में ये रिएक्शन हमें करानी पड़ती है, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला पार्ट पढ़ेंगे, हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन लंग्स से टिश्यूज़ की तरफ होता है, और टिश्यूज़ में से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी उसका ट्रांसपोर्टेशन लंग की तरफ होता है। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होगा, उस समय इस कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से कराना जरूरी होगा। ये हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। द पॉइंट इज दैट कि ये रिएक्शन कौन कराता है? ये
ये रिएक्शन कराता है हमारा एक एंजाइम जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। बच्चों याद रखें, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि ये जो एंजाइम है ये जिंक की प्रेजेंस में ही काम कर सकता है। हमारी बॉडी के कई सारे एंजाइम ऐसे हैं जिन्हें अपनी रिएक्शन को करने के लिए किसी न किसी को फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, यानी उन्हें एक और फैक्टर, एक और केमिकल कंपाउंड, एक और मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। और पर्टिकुलरली हमारा ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है इसको अपनी रिएक्शन को कराने के लिए जिंक की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो ये ध्यान रखें हम कि इसका कोफैक्टर कौन है। एग्जाम में आपसे ये भी क्वेश्चन बनता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज का कोफैक्टर कौन है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज का कोफैक्टर जिंक है, इसलिए हम इसको कई बार जिंक कार्बोनिक एनहाइड्रेज इस तरह से भी नाम दे देते हैं इस एंजाइम को। बच्चों अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ यहाँ कि ये जो अभी आपने रिएक्शन देखी CO2 प्लस H2O, ओके, CO2 प्लस H2O क्या बन रहा है, इससे H2CO3 बन रहा है। तो नॉर्मल केस में अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये रिएक्शन आसानी से होती नहीं है क्योंकि बड़ी ही मुश्किल से ये दोनों मॉलिक्यूल CO2 और H2O बड़े ही स्टेबल मॉलिक्यूल है। एंड यू नो अगर एंजाइम नहीं हो, इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम, इन एब्सेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज, है ना, CA लिख रहा हूँ, CA का मतलब कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो हमारा एंजाइम है, कि अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेज नहीं हो तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, आप सोचिए कि वो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। रेट ऑफ रिएक्शन बड़ी ही स्लो है, 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर। सी हाउ स्लो द रिएक्शन इज। 1 घंटे में सिर्फ 200 मॉलिक्यूल CO2 के 200 मॉलिक्यूल H2O के साथ रिएक्शन करेंगे और 200 मॉलिक्यूल H2CO3 के बनेंगे। सो दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन, वेरी स्लो। इसको हम बड़ा ही स्लो रेट ऑफ रिएक्शन कंसिडर करेंगे। 1 घंटे में इतने से मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन कर रहे हैं बच्चों, फाइन। 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर, ये बच्चों हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है। लेकिन जैसे ही अगर हम इस एंजाइम को इंट्रोड्यूस करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम करें, तो आप देखिए कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ड्रामेटिकली इंक्रीज हो जाती है। एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज 6 लाख पर सेकंड। ये देखिए आप कितनी फास्ट ये जो है रिएक्शन होने लग जाती है। ओके, 6 लाख मॉलिक्यूल्स CO2 के 6 लाख मॉलिक्यूल H2O के साथ रिएक्शन करेंगे और 6 लाख मॉलिक्यूल्स H2CO3 के बनेंगे। सो द रेट ऑफ रिएक्शन हैज़ बीन इंक्रीज ड्रामेटिकली बाय द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम। और मैं आपको बता दूं कि इतना फास्ट तो हमारी बॉडी में कोई भी दूसरा एंजाइम नहीं है। इसलिए एग्जाम में अगला क्वेश्चन ये आता है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज की क्या खास बात है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज की ये खास बात है बच्चों कि दिस इज द फास्टेस्ट एंजाइम ऑफ आवर बॉडी, फास्टेस्ट एंजाइम ऑफ आवर बॉडी। ओके, तो ये मैंने थोड़ा जैसे तैसे लिख लिया, आप याद रखें, इट इज़ फास्टेस्ट एंजाइम ऑफ आवर बॉडी। हैंड राइटिंग सही नहीं आई, चलेगा। तो ये एक हमें ध्यान रखना है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज से रिलेटेड 2-3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है। कहाँ मिलता है? RBC में मिलता है, थोड़ी सी क्वांटिटी प्लाज्मा में भी होती है। इसका कोफैक्टर कौन है? इसका कोफैक्टर जिंक है बच्चों। कौन सी रिएक्शन कैटेलाइज करता है? CO2 प्लस H2O की रिएक्शन होती है, H2CO3 बनता है। इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन 200 पर आवर है। इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज अगर एंजाइम आ जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन 6 लाख पर सेकंड हो जाती है। बच्चों अब ये थोड़ा सा एक हल्की सी बेसिक मैथमेटिक्स हम यहाँ कर लेते हैं। थोड़ी सी मैथ्स में आपको यहाँ बताऊँ कि ये जो 6 लाख पर सेकंड है, इसको अगर मैं आवर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो ऑब्वियसली जो 6 लाख है इसे हमें 60 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैं रेट ऑफ रिएक्शन को कंपेयर करना चाहता हूँ। और कंपेयर करने के लिए मैंने, क्योंकि ऊपर वाली हमारे पास आवर में है, ये वाली रेट ऑफ रिएक्शन आवर में है, तो इसे भी मुझे आवर में कन्वर्ट करना है। और अगर मैं इसको आवर में कन्वर्ट करता हूँ बच्चों, तो जो हमारा आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 216 इंटू 10⁻7 आएगा। ये रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। फाइन, अब हम क्या करते हैं कि मैं दोनों को कंपेयर करता हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, तो प्रेजेंस ऑफ एंजाइम 216 इंटू 10⁻7 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई रेट ऑफ रिएक्शन इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम, तो कितनी है बच्चों? ओनली 200 है। अब इस 200 को मैं इस 216 अप्रोक्सीमेटली रफ मान लूँ, कोई बात नहीं, ये 16 ज़्यादा है, मुझे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं इसको 1 कर देता हूँ। मुझे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। और हमारे पास बचता है 10⁻⁷
7 समथिंग बचता है बच्चों। और ये जो 10⁻7 है, इसका मतलब ये हो गया कि ये होता है हमारा 10 मिलियन के आसपास। तो जो 10 मिलियन होता है बच्चों वो 1 करोड़ होता है। तो यहाँ आप ये देखिए मैंने लिखा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट इज़ इंक्रीज बाई 10 मिलियन टाइम्स और 1 करोड़ टाइम। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, इसलिए हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज बाई 10 मिलियन और 1 करोड़ टाइम्स। तो ये इस तरह से हमारा फास्टेस्ट एंजाइम है, और कितना फास्ट है वो आपने देख लिया। बच्चों आगे आते हैं, हम फिर से आरबीसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब तक हमने आरबीसीज की 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली है, और अब हम इसकी एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, और वो है आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले कुछ एंटीजेंस के बारे में। ओके, आपने सुना होगा कि आरबीसीज हमारे जो ब्लड होते हैं उसमें अलग अलग तरह के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स के बारे में आपने सुना होगा। बच्चों ये जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं ये डिसाइड होते हैं इन आरबीसीज की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले कुछ एंटीजेंस के कारण। तो ये एंटीजेंस जो हैं 2 तरह के होते हैं, एक ए एंटीजन होता है और दूसरा बी एंटीजन होता है। ओके, इसके अलावा एक सिंपल सी मैं डंडी और बना देता हूँ, और आपको जानकर आश्चर्य होगा, अब तक आप लोगों ने यही पढ़ा होगा कि जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है उनमें कोई एंटीजन नहीं होता है, बट द फैक्ट इज़ दैट कि उनमें भी एक एंटीजन होता है जिसे हम एच एंटीजन कहते हैं। ये बात अलग है कि हमारी बॉडी इसे एज एन एंटीजन रिकॉग्नाइज नहीं करती है, लेकिन जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है उनमें भी, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी कोई मॉलिक्यूल तो डेफिनेटली प्रेजेंट है। इनके बारे में बच्चों हम अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ये जो एंटीजन्स हैं ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा, क्योंकि हम आरबीसी पढ़ने के बाद डेफिनेटली ब्लड ग्रुप के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये आपको जो सारा ब्लड ग्रुप सिखाना है, उसी लिए तो मैंने आपको अभी बी लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडी प्रोडक्शन का जो मैकेनिज्म पिछले लेक्चर्स में सिखाया है वो उसी वजह से सिखाया है, क्योंकि और यही रीज़न है कि मैंने आपको पहले WBCs पढ़ाए और RBCs में अब पढ़ा रहा हूँ आपको। क्योंकि अगर मैं आपको पहले RBC पढ़ा देता हूँ और पहले आपको ब्लड ग्रुप पढ़ा देता हूँ तो आपको ज़्यादा कुछ अच्छे से उसमें समझ में नहीं आएगा। तो अभी फॉर टाइम बीइंग आप इतना सा ध्यान रखें कि ये जो RBCs होते हैं इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये आप देख सकते हैं कुछ एंटीजेंस होते हैं। अब इनको एंटीजेंस क्यों कह रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा हमारे सामने क्वेश्चन मार्क है कि वाई आर वी कॉलिंग देम एंटीजेंस। एंटीजन की डेफिनेशन तो ये होती है कि बाहर से कोई फॉरेन मॉलिक्यूल अगर हमारी बॉडी में आता है तो हम उसे एंटीजन कंसिडर करते हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं ये तो हमारे ही आरबीसीज के ऊपर प्रेजेंट है, हमारे ही मॉलिक्यूल है। वाई आर वी कॉलिंग देम एंटीजेंस, तो इसका आंसर तो मैं आपको यहाँ बता ही देता हूँ बच्चों कि बेसिकली दीज मॉलिक्यूल्स आर नॉट एंटीजन फॉर आवर सेल्स। अगर हम आरबीसीज को, हमारे ब्लड को डोनेट करते हैं किसे और किसी दूसरे की बॉडी में ट्रांसफ्यूज करते हैं, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हमें ध्यान रखना होता है कि सेम ब्लड ग्रुप होना चाहिए। प्रोबेबली क्या होता है कि मान लीजिए, अभी फॉर टाइम बिंग थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं आपको, कि मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप ए है। अगर उसका ब्लड ग्रुप ए है तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि उसकी आरबीसी पर ये वाला मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा जिसे मैं यहाँ ए एंटीजन कह रहा हूँ। ओके, और आपने एक ऐसे पर्सन को ये ब्लड डोनेट किया है जिसके पास ये ए एंटीजन नहीं है। ओके, इन दैट केस हमारे आरबीसी जब उसकी बॉडी में एंटर करेंगे तो ये जो हमारा ए एंटीजन है उस पर्सन के लिए एज एन एंटीजन बिहेव करेगा। सो दीज आर नॉट एंटीजेनिक फॉर आवर सेल्स। हमारे आरबीसी हैं, हमारे आरबीसी की मेम्ब्रेन पर ये मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है और हमारे लिए ये एंटीजेनिक नहीं है। अगर हम रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर लेते हैं तो फिर रेसिपिएंट की बॉडी में जाने के बाद वहाँ ये एज एन एंटीजन बिहेव करेंगे। और करेक्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया है, मतलब ए वाले का ब्लड ए वाले को दिया है, तो फिर जो रेसिपिएंट है उसके आरबीसी पर भी ए एंटीजन प्रेजेंट होगा। तो ऐसे में डोनर का ए एंटीजन रेसिपिएंट की बॉडी में जाने के बाद एंटीजन की तरह बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि वो तो उसके खुद के पास भी पहले से प्रेजेंट है। तो ये एंटीजेनिक तब हो जाते हैं, ये एंटीजन की तरह बिहेव तब करते हैं जब आप रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देते हो। तो हम इसके बारे में और बाद में डिटेल में बात करेंगे। अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, तो अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है बच्चों कि ब्लड ग्रुप डिसाइड करने के लिए जो एंटीजेंस होते हैं उनकी लोकेशन क्या होती है ब्लड में। तो उनकी लोकेशन आरबीसीज की सरफेस पर होती है। दोज एंटीजेंस आर प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। ओके, और बाहर की ओर डिस्प्ले होते रहते हैं।
अपार्ट फ्रॉम दैट ABO एंटीजन एक और एंटीजन होता है बच्चों जिसे हम RH एंटीजन कहते हैं। तो वो भी RH एंटीजन जो है उसको मैं यहाँ बना लेता हूँ, ये मान लीजिए हमारे पास RH एंटीजन है। इसकी वजह से हमारे ब्लड ग्रुप का पॉजिटिव और नेगेटिव होना डिसाइड होता है। हम कहते हैं ना कि ब्लड ग्रुप क्या है, RH पॉजिटिव है, या हम कहते हैं ना A नेगेटिव, A पॉजिटिव, B नेगेटिव, B पॉजिटिव। तो ये जो ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव नेगेटिव आता है ये इस RH एंटीजन की वजह से आता है। और इवन RH एंटीजन ये बेसिकली एक प्रोटीन है और ये भी RBC की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। अगर किसी के पास ये एंटीजन प्रेजेंट है उसकी RBC में तो उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, और अगर किसी के RBC में ये प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह के बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पर अल्टीमेटली एक बार फॉर टाइम बिंग डिटेल में बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, हम ब्लड ग्रुप नहीं पढ़ रहे हैं अभी, सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनेगा कि ये जो एंटीजन्स होते हैं ABO एंटीजन्स या जो RH एंटीजन्स होते हैं इनकी लोकेशन क्या है। आप जवाब देंगे कि इनकी जो लोकेशन है वो RBC की सरफेस पर, RBC की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये प्रेजेंट होते हैं। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं बच्चों और एक लास्ट पॉइंट हम RBCs का डिस्कस करते हैं। और ये जो पॉइंट है ये हीमोग्लोबिन के बारे में, क्योंकि हम जानते हैं RBC का जो मेन फंक्शन होता है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। और इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो RBCs हैं उनमें खूब सारा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो लेट्स टॉक समथिंग अबाउट हीमोग्लोबिन, थोड़ा सा हम हीमोग्लोबिन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये हमारे लिए है बच्चों। तो आप देख सकते हो कि ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम में इस RBC को पूरा हीमोग्लोबिन से भर दिया है। फाइन, तो हमारे पास जो है काफ़ी सारा हीमोग्लोबिन होता है RBCs के अंदर। और यहाँ मैं अगर आपको इसकी डेटा बताऊँ, इसका वैल्यू बताऊँ, ये रहा हमारा हीमोग्लोबिन को हम शॉर्ट में HB लिखते हैं। हमारे एक RBC में 26.5 करोड़ मॉलिक्यूल होते हैं, 5 करोड़ मॉलिक्यूल इन ईच RBC। एक RBC में 26.5 करोड़ मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के होते हैं। और एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट अप्रोक्सीमेटली 67,200 होता है डाल्टन, है ना। ये मॉलिक्यूलर वेट, आप जब फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट की यूनिट क्या लेते हैं, वहाँ शायद आप AMU लेते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं। बायोलॉजी में जो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं दे विल बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ डाल्टन। वैसे एक डाल्टन जो होता है वो एक AMU के बराबर होता है, एक हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर ही, वही बात वही है। लेकिन हम यहाँ टर्म जो है AMU यूज़ नहीं करेंगे। हम यहाँ बायोलॉजी में जब भी कभी मॉलिक्यूलर वेट की बात करेंगे तो वी विल ऑलवेज यूज़ द यूनिट एज डाल्टन, एंड 1 डाल्टन इज इक्वल टू 1 एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि हाइड्रोजन का जो मास होता है उसके बराबर हम इसको कंसीडर करते हैं। तो बताओ बच्चों, एक RBC में कितने हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स हैं? लगभग 26.5 करोड़ मॉलिक्यूल्स इन ईच RBC। और व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन? द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इज 67,200 डाल्टन। बच्चों आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा हीमोग्लोबिन के बारे में और डिस्कस करेंगे। ये देखिए, ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कोई भी अगर आप किसी भी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे आप हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का, तो यू विल फाइंड कि उस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में एक ग्लोबिन नाम की प्रोटीन होती है। और इसी कारण हम हीमोग्लोबिन को एज ए प्रोटीन कंसीडर करते हैं। कोई पूछा आपको हीमोग्लोबिन की केमिकल नेचर क्या है, तो हम कहेंगे कि हीमोग्लोबिन की केमिकल नेचर प्रोटीन है। व्हाट इज हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन इज ए प्रोटीन, क्योंकि उसमें ग्लोबिन नाम की एक प्रोटीन होती है। और ये जो ग्लोबिन नाम की प्रोटीन होती है ये उसका 95% पार्ट इसी से बना होता है ग्लोबिन का। और दूसरा उसमें फिर 5% पार्ट जो है वो उसमें एक हीम ग्रुप और होता है, हीम ग्रुप। वो उसका जो कंपोजिशन, उसका जो प्रोपोर्शन होगा वो अप्रोक्सीमेटली 5% के आसपास रहता है। तो इससे क्लियर हो गया, प्रोटीन पार्ट ज़्यादा है, 95% उसमें प्रोटीन है, एंड देयरफॉर हीमोग्लोबिन इज ए प्रोटीन। ये जो हीम ग्रुप होता है ना बच्चों, केमिकली ये फैट सोल्यूबल होता है, तो हम इसे फैट्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। फैट सोल्यूबल पार्ट है, इसकी प्रॉपर्टीज़ जो होगी, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होगी वो फैट जैसी होती है, लिपिड जैसी होती है। तो समटाइम वी कैन कंसीडर दैट द हीम इज़ ए फैट पार्ट या लिपिड पार्ट होता है उसमें। ओके, अगर हम इसकी ग्लोबिन प्रोटीन के बारे में बात करें बच्चों, तो जो इसकी ग्लोबिन प्रोटीन होती है उसमें जिस तरह से हमने एंटीबॉडीज़ में देखा था, याद करिए 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन। सिमिलरली ये जो ग्लोबिन प्रोटीन होती है, इस ग्लोबिन प्रोटीन में भी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। 2 इसमें अल्फा चेन्स होती है और 2 ही इसमें बीटा चेन्स होती है। तो ये आपको बड़ा ही इंपॉर्टेंट, 2 अल्फा चेन्स
और 2 बीटा चेन, यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ मैं, 2 अल्फा चेन होती है और 2 बीटा चेन होती है। फाइन। ग्लोबिन प्रोटीन जो होती है, इसका मैं अगर डायग्राम बनाना चाहूँ तो हम एक रफ डायग्राम बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए, ये हमारे पास 2 अल्फा चेन हो गई और 2 ही हमारे पास यहाँ ये बीटा चेन्स भी हो गई। फाइन। और ध्यान रखें, कोई भी बॉडी में ऐसी प्रोटीन जिसमें एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। व्हाट यू मीन बाय पॉलीपेप्टाइड चेन? अमाइनो एसिड की चेन्स, है ना, उन्हें हम प्रोटीन कहते हैं। ये आपको मैंने पहले भी बताया कि प्रोटीन क्या होती है। बेसिकली प्रोटीन इज़ ए चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स, और उनमें जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, एंड देयरफॉर वी कॉल देम पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये एक हम इस तरह से वर्ड यूज़ करते हैं। ध्यान रखें कि जब भी कोई ऐसी प्रोटीन होती है जिसमें एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होगी तो वो हमेशा आपस में एक दूसरे के साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी रहेगी। तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या होते हैं उसकी डिटेल में अभी हमें जाने की जरूरत नहीं, बस आपको ये याद रखना है कि दैट दे ऑलवेज हैव डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये देखिए, मैं 2 सल्फर बना रहा हूँ यहाँ पर और इनको आपस में एक दूसरे के साथ लिंक कर रहा हूँ। So all these 4 chains are linked with each other with the help of disulfide bond। तो ये जो डायग्राम अभी आप देख रहे हैं बच्चों, ये ग्लोबिन प्रोटीन का देख रहे हैं आप। ये पूरी एक सिंगल प्रोटीन कंसिडर की जाएगी, ग्लोबिन नाम रहेगा इसका, और इस ग्लोबिन प्रोटीन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हो गई, यहाँ पर 2 अल्फा चेन हो गई, 2 बीटा चेन हो गई, जो आपस में एक दूसरे के साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई है। अब इसके अलावा अब हम बात करते हैं इसमें जो हीम पार्ट है। तो जो हीम पार्ट होते हैं वो यहाँ मैं बना देता हूँ। देखिए, ये एक हमारे पास हीम पार्ट हो गया, इसमें सेंटर में एक आयरन होगा। जो हीम होता है उसमें सेंटर में एक आयरन एटम भी होता है, और आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो Fe2+ होगी। तो ये देखिए आप, यहाँ पर मैंने 4 हीम ग्रुप बनाए। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ये इंपॉर्टेंट बनता है अगेन कि कितने हीम ग्रुप होंगे। तो 4 हमारे पास यहाँ ये हीम ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इस हीम ग्रुप का स्ट्रक्चर देखें तो मैं बता देता हूँ आपको, मेरे पास एक फोटोग्राफ भी होगा। तो बच्चों देखो, ये एक हमें यहाँ पर हीम ग्रुप दिखाई दे रहा है। इस हीम ग्रुप में अभी आयरन नहीं है, तो मैं आयरन यहाँ पर बना देता हूँ कि सेंटर में हमें एक Fe2+ आयरन बनाना होता है, और ये यहाँ पर इनमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होंगे और इस तरह से ये जुड़ा होगा। यहाँ आप ध्यान से देखिए, ये जो आपको एक रिंग दिखाई दे रही है, ये एक रिंग दिखाई दे रही है। मैं अलग से ड्रॉ कर देता हूँ। ये इस तरह की जो रिंग होती है बच्चों, जिसमें यहाँ सेंटर में नाइट्रोजन हो, या ये इस तरह की जो रिंग होती है, इसको पायरोल कहते हैं। पायरोल मॉलिक्यूल है ये पायरोल रिंग कहते हैं इसको। आपको यहाँ कितनी पायरोल रिंग्स दिखाई दे रही, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर आपको एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, और चौथी ये हो गई। तो बेसिकली ये चारों पायरोल रिंग जो होती है, और अब हमारा ये जो एक सिंगल स्ट्रक्चर बन रहा है, इस सिंगल स्ट्रक्चर को हम टेट्रापायरोल रिंग कहते हैं, और इस टेट्रापायरोल रिंग के सेंटर में आयरन होता है। तो ये हमारा हीम ग्रुप बन गया। तो व्हाट आई वांट टू से कि अगर आपसे पूछा जाए कि हीम ग्रुप किस चीज़ का बना हुआ है, तो जो हीम ग्रुप होता है उसमें वापस 2 कंपोनेंट है। एक उसमें टेट्रापायरोल रिंग है, और टेट्रापायरोल रिंग के साथ साथ उसमें एक आयरन एटम होता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हीम ग्रुप। एक बार फिर से मैं यहाँ नीचे की तरफ आ रहा हूँ। ये जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये आपका पूरा हीम ग्रुप हो गया। लेकिन इस हीम ग्रुप में 2 पार्ट है, एक ये बाहर वाला टेट्रापायरोल रिंग है, और एक सेंटर वाला आयरन है। और आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो याद रखनी है, भूलनी नहीं है। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट हीमोग्लोबिन में जो होती है वो Fe2+ होती है। फाइन बच्चों, ये जो टेट्रापायरोल रिंग होती है, इस टेट्रापायरोल रिंग को हम पोरफायरिन रिंग भी कहते हैं। तो ये भी आपको भूलना नहीं है, ये सब चीज़ें याद रखनी है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पोरफायरिन रिंग। तो ये जो पोरफायरिन रिंग है, ये जो टेट्रापायरोल रिंग है, इसके सेंटर में अगर एक आयरन एटम आके जुड़ जाता है तो इट बिकम्स योर हीम ग्रुप। फाइन। एंड हाउ मेनी सच हीम ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल? तो आपका जवाब हो जाएगा कि दैट देयर आर टोटल 4 हीम ग्रुप्स, है ना। एक हीम ग्रुप ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और
चौथा ये हो गया। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है तो ये जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा। एंड इट इज़ इंटरेस्टिंग कि ऑक्सीजन कहाँ जाके बाइंड होती है, तो ऑक्सीजन यहाँ आके बाइंड होती है बच्चों, ये इस हीम ग्रुप के साथ जाके बाइंड होती है। तो अगला क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल मैक्सिमम ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो सकता है, तो क्योंकि 4 हीम ग्रुप है, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल मैक्सिमम ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो सकता है। इज दैट क्लियर? ये सारे पॉइंट बड़े ही इंपॉर्टेंट है। फाइन, तो ये हमारे पास हीमोग्लोबिन का एक स्ट्रक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि हीमोग्लोबिन बेसिकली दिखाई कैसा देता है ना। एक बार फिर से आते हैं, हम यहाँ बात करते हैं। अब आगे सुनिए बच्चों, बेसिकली हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है HbA। ये जो HbA है ये हमारा एडल्ट हीमोग्लोबिन होता है, यानी कि हमारी बॉडी में अभी जो हीमोग्लोबिन है उसे हम HbA के नाम से जानेंगे। A रेफर्स टू एडल्ट हीमोग्लोबिन। और ये जो मैंने अभी स्ट्रक्चर ऊपर आपको डायग्राम बना के बताया है, ये हमने इसी एडल्ट हीमोग्लोबिन का डायग्राम बताया। इसमें 2 अल्फा चेन होती है और इसके अंदर 2 बीटा चेन होती है। पर एडल्ट्स में एक और हीमोग्लोबिन होता है जिसे हम HbA2 कहते हैं, है ना। एडल्ट 2 हीमोग्लोबिन कहते हैं हम उसको। वैसे ये जो एडल्ट 2 हीमोग्लोबिन है इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती। हमारी बॉडी में 98% हीमोग्लोबिन जो है वो HbA होता है। ओनली 2% के आसपास जो हीमोग्लोबिन है वो HbA2 होता है। अब HbA2 होता है, इसमें भी क्या होगा बच्चों, 2 अल्फा चेन तो हो जाएगी, पर बीटा चेन की जगह वहाँ पर 2 डेल्टा चेन हो जाएगी। अब बीटा चेन और डेल्टा चेन में क्या फ़र्क है बच्चों, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, कुछ एक अमीनो एसिड की सीक्वेंस का डिफरेंस हो जाता है ना, कि अमीनो एसिड वो के वही है। अल्फा चेन जो होती है उसमें 141 अमीनो एसिड्स होते हैं और जो बीटा चेन होती है उसमें 146 अमीनो एसिड्स होते हैं। लेकिन बीटा चेन और डेल्टा चेन में भी 146 अमीनो एसिड है, सिर्फ डिफरेंस उनकी सीक्वेंस का हो जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। वी हैव नो अदर ऑप्शन। एंड इंटरेस्टिंगली मैं आपको यहाँ एक बात और बताऊँ कि हमारे पास एक तीसरे तरह का हीमोग्लोबिन और होता है जिसे हम HbF कहते हैं, और ये हमारा फीटल हीमोग्लोबिन है। यानी कि हमारी जो एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है, हमारी जो फीटल लाइफ होती है, यूटरस में जो हमारी लाइफ होती है, इंट्रा यूटेराइन लाइफ, जब हम यूटरस में होते हैं, अर्ली जो हमारी स्टेज है, उसमें जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो अलग तरह का हीमोग्लोबिन होता है थोड़ा, और उसे हम फीटल हीमोग्लोबिन कहते हैं। उसमें 2 अल्फा चेन तो होती है, पर उसमें फिर 2 गामा चेन्स हो जाती है। उसमें डेल्टा चेन भी नहीं होती है, डेल्टा चेन इज रिप्लेस्ड बाय गामा चेन। तो थोड़ा सा अब आप पूछेंगे कि बीटा चेन, डेल्टा चेन और गामा चेन में क्या फ़र्क है, तो इन सभी चेन में अमाइनो एसिड की सीक्वेंस का फ़र्क है। अल्फा चेन जो होती है, उस अल्फा चेन में अभी जैसा कि मैंने आपको बताया 141 अमाइनो एसिड्स हैं, फाइन। और बाकी जो हमारे पास फिर बीटा चेन है, या फिर हमारे पास ये जो डेल्टा चेन है, या फिर हमारे पास ये जो गामा चेन है, इन तीनों में ही 146 अमाइनो एसिड्स होते हैं बच्चों। सिर्फ अमाइनो एसिड की सीक्वेंस जो होगी वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। फाइन, इज दैट क्लियर? समझ में आया आप लोगों को? ये आपको याद रखना पड़ेगा। वी हैव नो अदर ऑप्शन। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। अब यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये है कि आउट ऑफ दिस 3 टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन्स ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग एफिनिटी किसकी सबसे ज़्यादा है, तो दैट यू मस्ट रिमेंबर HbF जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है, इसकी ऑक्सीजन के साथ जो बाइंडिंग एफिनिटी है, बाइंडिंग एफिनिटी का मतलब स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग विथ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन के साथ कौन ज़्यादा पावर के साथ जुड़ेगा, कौन ज़्यादा ताकत के साथ जुड़ेगा, स्ट्रांगली कौन जुड़ा रहेगा। तो HbF जो होता है वो स्ट्रांगली जुड़ता है ऑक्सीजन के साथ आउट ऑफ ऑल दीज 3। तो ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ HbF हैज़ मैक्सिमम बाइंडिंग एफिनिटी विथ ऑक्सीजन। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। बच्चों आगे बढ़ते हैं हम और हीमोग्लोबिन के फंक्शन के बारे में बात करते हैं। फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। यहाँ एक बड़ी मज़ेदार बात आती है कि मैं कई बार कॉलेजेस में इधर उधर वाइवा लेने जाता हूँ, हमारे बच्चों से पूछता हूँ या बाहर के जो बच्चे इधर, कई बार मैं बच्चों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि बताओ बच्चों हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है। मैक्सिमम बच्चे जवाब देते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है। नाउ दिस इज़ वेरी फनी आंसर बेसिकली। बच्चों ये तो हीमोग्लोबिन का फंक्शन नहीं हुआ। हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है
और उसकी वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड हो जाता है। तो वहाँ आपके ब्लड को रेड कलर देना, दिस इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। बेसिकली जो हीमोग्लोबिन है इसका फंक्शन है गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करना। सभी जानते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, पर बच्चों याद रखें हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है। जब ये हीमोग्लोबिन लंग से टिश्यूज़ की तरफ मूव करता है ब्लड में, तो ये उस समय ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करेगा, और टिश्यूज से जब ये रिटर्न होकर आएगा तो आते समय ये कार्बन डाइऑक्साइड भी लेकर आता है लंग्स की तरफ। सो द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम ये भूलेंगे नहीं कि हीमोग्लोबिन इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बोथ ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों मैं आपको यहाँ बताऊँ कि जो हमारा 1 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, ध्यान से सुनना, कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ मैं। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैन कैरी 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो ये इतना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सकता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन हमारा 1.34 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। बच्चों क्या आपको पता है हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की वैल्यू कितनी होती है? हमारा हीमोग्लोबिन जो हमारे आरबीसीज में प्रेजेंट है, आपने कई बार अपना हीमोग्लोबिन चेक करवाया होगा, वैल्यू क्या आती है हीमोग्लोबिन की? 11, 12, 13, 14 इस तरह की आपने सुना होगा कि भाई तेरा हीमोग्लोबिन कितना है? फ्रेंड्स आपस में बात करते हैं, मैंने चेक कराया हीमोग्लोबिन, मेरा 14 आया, मेरा 13 आया, मेरा 12 आया, इस तरह से वैल्यूज़ आती। डू यू नो एग्जैक्टली कि हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में कितना होता है? तो मैं आपको इसकी वैल्यूज़ बता देता हूँ कि ह्यूमन बॉडी में हीमोग्लोबिन जो है उसकी वैल्यू जो है वो 12 से 14 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड है। नाउ दैट इज़ द एग्जैक्ट रेंज ये होती है। जब आप कहते हैं कि मेरे हीमोग्लोबिन 12 आया, मेरा 14 आया, मेरा 15 आया, तो ये 14 गलत लिख दिया बच्चों, 14 सॉरी मुझे करेक्शन करना पड़ेगा, 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन एज पर हमारी बुक चलें तो हमारी बुक में ये जो वैल्यू है वो 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड होता है। यानी अगर आप अपने बॉडी में से 100 ml ब्लड निकालें तो उस 100 ml ब्लड में 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होगा। तो ये हमारा हीमोग्लोबिन की वैल्यू है, HB वैल्यू। और यूनिट समझ लें आप इसकी, व्हाट इज़ द यूनिट, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं कि कितना हीमोग्लोबिन आया तो हम यूनिट बोलना भूल जाते हैं। मेरा हीमोग्लोबिन 12 है, मेरा 14 है, मेरा 16 है, पर हम ये नहीं बताते कि 12, 14, 16 क्या, 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, ये हमारी हीमोग्लोबिन की वैल्यू होती है। अब बच्चों अभी फॉर टाइम बिंग मैं काम कर लेता हूँ कि एवरेज वैल्यू जो है वो 15 ग्राम ले लेता हूँ, मतलब 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है वो सुनिए। एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि हमारा जो 100 ml ब्लड है वो कितनी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो कैसे करेंगे? बड़ा ही सिंपल है। आप बड़ी बड़ी फिजिक्स और केमिस्ट्री कर लेते हैं तो ये सवाल करना आपके लिए बड़ी बात नहीं है कि 100 ml, क्वेश्चन क्या है, हाउ मच ऑक्सीजन कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाई 100 ml ऑफ ब्लड। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि 100 ml ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना मान के चलूँ मैं, तो ऐसे में आपको एवरेज वैल्यू जो है वो 15 ग्राम ले लेना। तो 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, अभी मैंने ऊपर लिखा है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो 1.34 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो 100 ml ब्लड विल ट्रांसपोर्ट 15 इंटू 1.34 जो कि अप्रोक्सीमेटली 20 ml ऑक्सीजन आ जाएगा। सो लेट मी राइट दिस आंसर। तो बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया कि हाउ मच ऑक्सीजन कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय 100 ml ऑफ ब्लड। इसका आंसर ये होगा कि ऑन एन एवरेज 15 ग्राम हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ ब्लड एंड देयरफॉर 15 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1.34 ml, तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारा 20 ml ऑक्सीजन आएगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे बिना डायरेक्टली पूछा जाता है कि कितना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन करता है। 20 ml ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाई 100 ml ऑफ ब्लड। क्यों? तो इसका एक ये वाला ऊपर वाली वैल्यू आपको भूलनी नहीं है। ऊपर वाली वैल्यू हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैन कैरी 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हमने एक्सपेरिमेंटली पहले प्रूव कर लिया कि 1 ही ग्राम हीमोग्लोबिन जो होता है वो मैक्सिमम 1.3 ml ऑक्सीजन से बाइंड हो सकता है। ओके, और एक क्वेश्चन दूसरा अदर वे राउंड पूछते हैं वो कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड होता है। तो उसका आंसर आपको रहेगा 4 हीमोग्लोबिन याद रखना है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल याद रखना है बच्चों, क्योंकि हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें 4 हीम ग्रुप होते हैं और हर हीम ग्रुप से एक ऑक्सीजन जाके बाइंड हो सकता है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड होता है, ऑक्सीजन एटम बाइंड नहीं होता है। तो बच्चों दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग हीमोग्लोबिन।
आज हम इतना ही करेंगे। अभी हमारा ये आरबीसी वाला पार्ट ख़त्म नहीं होता है। आरबीसी की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, बहुत सारे इसके फंक्शंस के बारे में और हमें डिस्कस करना है, वो हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।